जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, अगर आपके 15 लाख से कम के लोन हैं और आप इस समय बहुत ज़्यादा परेशान डिप्रेशन में जा रहे हैं कि अगर मैं लोन की किस्त नहीं भरूंगा, मेरे मल्टीपल लोन हुए पड़े हैं, अब मैं इससे कैसे बाहर निकलूं, तमाम तरीके से लोगों के मन में इस समय बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं, क्योंकि लोन की किस्त ना भरना किसी प्रकार का कानूनन जुर्म नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सिविल का डिफ़ॉल्ट है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ जानकारियाँ देने वाला हूँ, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख लेना। हमारे पुराने जितने भी सब्सक्राइबर थे, वहाँ जहाँ तक हमें लगता है कि उनका काफ़ी हद तक उनका जो है समाधान निकल चुका होगा, लेकिन बहुत से लोग जो नए जुड़ते हैं उनको समाधान ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बनाई गई है और पुराने लोगों के लिए भी वीडियो बनाई गई है। तो वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर करना उन लोगों को जो इस समय लोन की किस्त भरने में असमर्थ है, उनके साथ ये दिक्कतें चल रही हैं। और भाइयों, कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर बताइएगा ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं, नहीं आ सकते। कंपनी का नाम मेंशन जरूर कीजिएगा ताकि हम आपको स्पष्ट रूप से बता सकें कमेंट के माध्यम से। और बाकी भाइयों, हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे हम लाइव पर आएँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप हमसे संपर्क कर सके लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। बाकी भाइयों, कमेंट में मैं अपना नंबर भी पिन कर दूँगा, किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो कॉल बुकिंग का नंबर रहने वाला है, आप संपर्क कर सकते हैं कॉल बुकिंग के माध्यम से। सबसे पहले आज हमने जो बात करी है 15 लाख से कम लोन, हमने 15 लाख से कम लोन के बारे में क्यों ही बात करी है, क्योंकि अधिकतर लोगों से जिससे हमारी बातचीत हुई है, जितने भी हमसे संपर्क में आए हैं, उनके अधिकतर लोन 10 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में रहे हैं। लेकिन उनके मन में एक टेंशन बनी हुई है, भैया अगर मैं लोन की किस्त नहीं भरूंगा तो मेरे ऊपर तमाम तरीके से कंपनियां दबाव बनाएंगी और हो सकता है मेरे को जेल भी जाना पड़ जाए, या हो सकता है मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ऐसी कर दी जाए जिसके कारण मुझे बाद में मुश्किलों का सामना करना पड़े। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि अगर आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार आप लोग हर चीज़ को समान तरीके से देख के चलेंगे तो आपके साथ ये जो दिक्कतें चल रही हैं, आपकी सारी दिक्कतें समाप्त हो जाने वाली हैं। भाई 15 लाख से कम का लोन मतलब, कहने का मतलब आपने किसी एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है या फिर आपने किसी क्रेडिट कार्ड से लोन लिया है। क्रेडिट कार्ड का आपने चाहे 1,000 रुपये का यूज़ कर रखा है, चाहे आपने 50,000 रुपये यूज़ कर रखा है, चाहे आपने 2 लाख रुपये यूज़ करा है, वो सारा का सारा लोन की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि वो आपको एक सिविल के बेस पर आपको लोन प्रोवाइड करवाती हैं, जो कि आपको अगर आपको पैसा चाहिए तो आप उससे कोई सामान भी ले सकते हैं या कुछ भी आप उससे गिफ्ट वगैरह या फिर अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप उसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो एनबीएफसी कंपनी है, हमेशा लोग इसलिए लोन लेते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरतें ना भी हों, क्योंकि एनबीएफसी कंपनी आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कराती है। 5 लाख रुपए का लोन इंस्टेंट 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में एक सेल्फी और एक ओटीपी के बेस पर आपको जो लोन है, कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करवा देती है। लेकिन अब आपको इससे बचने के मैं उपाय बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे कोई भी सब्सक्राइबर परेशान रहे लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से। सबसे पहले आपने किसी एनबीएफसी कंपनी से या फिर किसी क्रेडिट कार्ड से लोन ले रखा है तो भैया डिफ़ॉल्ट होना कोई कानूनन अपराध नहीं है, क्योंकि आपकी कोई मजबूरी, कोई परेशानी रही होगी जिस कारण आपने इसको डिफ़ॉल्ट किया है। किसी व्यक्ति की जॉब चली जाना, किसी व्यक्ति के बिजनेस में लॉस हो जाना, या किसी व्यक्ति पे कोई कमाने वाला व्यक्ति है वो घर पे बीमार हो जाना, किसी व्यक्ति का ऐसी जगह पैसा लगा देना जहाँ पर उसका पैसा वापस आने की उम्मीद ही नहीं है, तो कई लोग ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं और कई लोगों के साथ ऐसी मजबूरियाँ बन जाती हैं। तो इन मजबूरियों का कोई भी बैंक कंपनी आपका फ़ायदा नहीं उठा सकती, क्योंकि फ़ायदा उठाना और ना उठाना किसी भी बैंक के हाथ में नहीं है, ना ही किसी कंपनी के हाथ में, ना ही किसी आरबीआई की गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि आपने किसी कस्टमर का फ़ायदा उठाना है। लेकिन ये एनबीएफसी कंपनी आपका निरंतर फ़ायदा उठा रही है। किस प्रकार? आपसे ब्याज दर ज़्यादा लेके। आपका 1 लाख का लोन है, 30-40 हज़ार रुपये बैंक ऊपर ब्याज ले रहा है, तो आप खुद सोच समझ सकते हैं कि इतना मोटा ब्याज आपने दिया है, तो कंपनी आपका फ़ायदा तो पहले ही ले रही है। लेकिन जो लोन कंपनियां हैं हमेशा फ़ायदे में ही रह जाएंगी। आप ये मत सोचिएगा अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, आपकी कोई मजबूरी परेशानी बनी हुई, आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो इससे कंपनी को नुकसान होगा। कंपनी को नुकसान होता है सिर्फ और सिर्फ जब तक उनका अकाउंट एनपीए में नहीं जाता। बाकी मैं आपको इसके वीडियो के माध्यम से जो मैंने 15 लाख की बात करी है, मैं उसको स्पष्ट रूप से आपको समझा देना चाहता हूँ। अगर आपने मल्टीपल लोन ले रखे हैं, कोई व्यक्ति क्या करते हैं, हमारे साथ जितने भी सब्सक्राइबर जुड़े हैं या फिर कोई भी हमारे साथ व्यक्ति जुड़ा है, उनके साथ यही दिक्कत आई है। उन्होंने एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा, ऐसे करके उन्होंने 10-15 एनबीएफसी से लोन ले रखा है और उन्होंने क्रेडिट कार्ड को भी निरंतर पूरी तरह से यूज़ कर रखा है, खाली कर रखा है, जिसमें उनका 1 रुपया भी नहीं बचा हुआ। और अब वो उनकी मिनिमम पे कर रहे थे, लेकिन उनकी मिनिमम पे होना भी बंद हो गई है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति इसमें वीडियो को देख रहा है तो एक बार जरा कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि और कितने व्यक्ति हैं जो इस समय लोन की किस्त नहीं भर पा रहे और उनके साथ ये हालत हुई पड़ी है। लेकिन इसका समाधान भी आपको बड़ा अच्छा समाधान है। सबसे पहले आपको मैं जानकारी दे देता हूँ।
आपका जो क्राइटेरिया रह जाता है 92 डेज़ का क्राइटेरिया रह जाता है लोन कंपनी का आपका एनपीए तक ले जाने का। जो 92 डेज़ का दायरा होता है, इस दायरे के अंदर लोन कंपनी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। किस प्रकार? आपको फ़ोन कॉल के माध्यम से, दूसरा रिकवरी एजेंट को घर भेज के। यही इनके पास 92 डेज़ होते हैं पैसा निकालने के लिए, क्योंकि कंपनी ने आपसे कोई भी एसेट गिरवी नहीं रख रखा, ना ही कोई सामान आपने जब्ती रखवाया है। सिर्फ और सिर्फ आपको सिविल बेस पर आपको लोन कंपनी ने लोन प्रोवाइड करवाया। जब किसी कंपनी ने आपको सिविल बेस पर लोन प्रोवाइड करवाया तो उनके पास कोई और जरिया नहीं है कि वो पैसा निकालने की आपसे किसी प्रकार से पैसा निकाल सकें। लेकिन एक ही उनके पास जरिया रह जाता है फ़ोन कॉल, और दूसरा जरिया इनका रह जाता है उनका होम विजिट का। ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से व्यक्ति परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। कई लोग इनकी ज़्यादा फ़ोन या फिर ज़्यादा गाली गलौज की वजह से कई लोग डिप्रेशन में आके अपनी आत्मलीला तक समाप्त कर लेते हैं। तो भाइयों, इसमें आपको ऐसा कभी नहीं करना होगा। अगर आपके साथ ये दिक्कत परेशानी बनी हुई है तो सबसे पहले आपको 92 डेज़ का टाइम रहता है। 92 डेज़ के बीच में आपको सबसे पहले कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस भेजना होगा। लीगल प्रायर नोटिस का मतलब क्या होता है? हम बैंक से सबसे पहले जानकारी प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखो, आपने कभी भी लोन लिया है, किसी भी रिकवरी वाले से लोन नहीं लिया। आपने लोन लिया है बैंक कंपनी से, एनबीएफसी कंपनी से या क्रेडिट कार्ड कंपनी से आपने लोन लिया है। तो भैया, आप रिकवरी वाले को समझाने की कोशिश करते हैं, मुझे समय दे दो, मुझे समय दे दो। लेकिन रिकवरी वाले के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कंपनी से बात करते हो जिससे आपने लोन ले रखा है, अगर आपका 20-30 हज़ार रुपये का लोन है किसी एनबीएफसी कंपनी से, हम उनको डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी बहुत सारी हैं जो कि आपको गूगल पर प्रोवाइड हो जाएंगी। लेकिन बहुत सारी कंपनियों कि जैसे आपका 50 हज़ार का 60 हज़ार का लोन है, वो कंपनी आपको समय वगैरह नहीं देती हैं। लेकिन समय मांगने का एक तरीका है। अगर आपको इस चीज़ में निजात चाहिए तो बैंक को एक लीगल प्रायर नोटिस एक एडवोकेट के माध्यम से भिजवाइए। एडवोकेट के माध्यम से जो आप नोटिस भिजवाते हैं उसके अंदर तमाम तरीके से बहुत सारे शब्द ऐसे लिखे होते हैं जिससे आपको बचाव मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि आपकी हरासमेंट को, आपको जो आपसे हरासमेंट हो रही है उसे निजात चाहिए। दूसरा, हमें 3 से 4 महीने का समय चाहिए, अभी हम लोन भरने में असमर्थ हैं। तो तमाम तरीके से उस नोटिस में लिखा होता है। अगर उस नोटिस जब बैंक के पास जाता है वो बाय पोस्ट जाता है। दूसरा, वो ईमेल के माध्यम से भी उनकी मेल के ऊपर जाता है। तो कई लोग गलतियां कर देती हैं, बिना किसी जान पहचान के, मतलब कि बिना किसी एक्सपर्ट से जानकारी लिए खुद से ही नोटिस भेज देते हैं। लेकिन वो बहुत सारी गलतियां उसके अंदर ऐसी कर देते हैं। कई लोग तो उसके अंदर अपनी गैमलिंग वगैरह कर रखी होती है, वो भी लिख कर भेज देते हैं। तो भाइयों, ये सरासर गलत है। अगर आप ऐसी चीज़ें लिख कर भेजेंगे तो कंपनी आपको समय नहीं देगी, कभी भी नहीं देगी। इसके लिए हम आपको स्पष्ट कहते हैं कि आप किसी एक्सपर्ट्स का सहारा लें और बैंक कंपनियों को वो जानकारी प्रोवाइड कराएं, क्योंकि लोन कंपनियां केस वगैरह बहुत कम डालती हैं, क्योंकि केस चलते हैं बहुत लंबे। इसलिए कंपनियां हमेशा आप लोगों के साथ सेटलमेंट की बातें चालू कर देती हैं एनपीए के बाद। लेकिन एनपीए के बाद ही आपके ऊपर मेन मुसीबत आनी शुरू होती है। 92 डेज़ का सिर्फ और सिर्फ आपका रिकवरी वालों का डर रहता है। रिकवरी वालों से देखो, हम हर वीडियो में बताते हैं कि रिकवरी वाले किस प्रकार आपको परेशान करते हैं। मैं ऊपर आपको एक आइकन में मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से बता रखा है कि जो रिकवरी वाले आपके साथ हरकतें कर रहे हैं उसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख लीजिएगा। जब मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी मैं आई आइकन में वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैं जानकारी देता हूँ। इसके बाद ही बैंक अपनी तरफ से जो तमाम तरीके कार्य शुरू करता है, जो कि पहला कार्य होता है इनका रिकॉल नोटिस का, दूसरा होता है इनका डिमांड नोटिस का, तीसरा हो जाता है आर्बिट्रेशन का। बहुत से लोग आर्बिट्रेशन में चूक कर जाते हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि आर्बिट्रेशन में आपके घर का सामान जब्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैंने घर चेंज कर लिया है, मैं तमाम तरीके से कहीं और रहने लग गया हूँ, तो मेरे घर का क्या ही सामान लेके जाएंगे, ये वो। तो भाइयों, आप लोगों को इस चीज़ में जानकारी होनी चाहिए। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता करना। मध्यस्थता के रूप में आप लोगों के साथ एक आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाता है, जिसमें आपको बोला जाता है कि अगर आप लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं तो आप अपनी आर्बिट्रेशन नियुक्त कीजिए, और आर्बिट्रेशन में आपको तमाम तरीके से या तो सेटलमेंट के आपको प्रावधान दिए जाएंगे, या फिर आपको इसमें रिस्ट्रक्चर का, आपको टाइमिंग बढ़ाने का आपको प्रावधान दिया जाएगा। लेकिन कई व्यक्ति इस चीज़ में चूक कर जाते हैं। आर्बिट्रेशन में आपको, या तो अगर आप नहीं जा सकते आर्बिट्रेशन में तो आप उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करवाइए। नहीं जा सकते, अगर जा सकते हैं तो ज़रूर मौजूद होइए। अगर नहीं जा सकते तो भैया देखो, इसके अंदर कंपनी ने अपने हक में ही लेना है, या आपका केस जो लेना है। तो ये मत सोचिएगा कि मैं अगर नियुक्त हो भी गया तो आपके पक्ष में जाएगी बात, कंपनी के पक्ष में ही बात जाने वाली, क्योंकि आपके पास कोई भी आर्बिट्रेटर मौजूद नहीं है, आप खुद ही एक आर्बिट्रेटर होंगे। तो इससे बढ़िया आप कंपनी की जो आर्बिट्रेशन है उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करवा दीजिए किसी एडवोकेट के माध्यम से, क्योंकि आर्बिट्रेशन का मतलब, अब मैं आपको बता देता हूँ असली में क्या होता है। आर्बिट्रेशन में बैंक क्या कई बार ऐसा करता है, सेक्शन 17 का अवार्ड पास कर देता है। सेक्शन 17 के अवार्ड में क्या होता है, आपके पैन कार्ड पे मौजूद जितने भी लिंक अकाउंट होंगे, जितने भी आपके अकाउंट लिंक होंगे, उनके ऊपर बैंक लेन लगा देगा। मान के चलो आपका बैंक का जो लोन है वो 60 हज़ार का है, और आपका अकाउंट
में 30,000 रुपये पड़े हैं, तो बैंक क्या करेगा, वो आपके 30,000 रुपये पहले उड़ा लेगा। कोई भी बैंक होगा वो उन्होंने अपनी तरफ से फ्री उसके ऊपर लेन लगा देंगे, किसी भी बैंक के अंदर लेन लगा के जिसने पैसा पड़ा है उसका पैसा निकाल लेंगे 30,000 रुपये, और माइनस 32,000 रुपये माइनस 30,000 रुपये अलग से उसमें आपको शो होने लग जाएंगे। तो आपके साथ ये दिक्कत प्रॉब्लम आर्बिट्रेशन के बाद होती है। अगर आर्बिट्रेशन से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसमें ऑब्जेक्शन जरूर फाइल करवाइएगा। बाकी मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे घर के सामान की जब्ती हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो कब होता है, उसका भी एक दायरा होता है। ये मत सोचिए कि आपने कोई लोन ले रखा है तो आपका घर का सामान ले जाएंगे। इसके लिए भी बैंक कंपनी के जो रूल हैं वो रूल भी बता देते हैं। एक केस होता है आपका DRT का, जो कि 20 लाख से ऊपर के लोन के ऊपर लगता है, वो भी सिंगल 20 लाख का एक सिंगल लोन होना चाहिए। ये नहीं कि आपके मल्टीपल लोन चल रहे हैं और आपने मल्टीपल लोन के ऊपर ही आपने इकट्ठा करके आपका बहुत सारे लोन हैं और आपके 10 लोन चल रहे हैं और 10 के 10 आपके 20 लाख के बन रहे हैं, तो वो कोई केस कभी भी DRT में नहीं जाता, डेब्ट रिकवरी टर्मिनल में आपका केस नहीं जाता। डेब्ट रिकवरी टर्मिनल में उनको आदेश मिलते हैं कि आपके घर के किसी भी सामान की जो जब्ती है वो करवा सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर आपको सिक्योर लोन में देखने को मिलेगा। अनसिक्योर लोन में सिर्फ और सिर्फ आपके सिविल का मैटर रह जाता है। अगर आप बैंक को लीगल प्रायर नोटिस भेज देते हैं, उसके बाद अगर बैंक आपके पास डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस भेजता है, तो उसका आपको कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने ऑलरेडी बैंक को पहले ही जानकारी प्रोवाइड करवा दी है। लेकिन उसके बाद बैंक आपको सेक्शन 25 का नोटिस भेज सकती है, 138 का नोटिस भेज सकती है। सेक्शन 25 का जो नोटिस है, सेक्शन 25 का जो नोटिस है उसके अंदर आपके साथ क्या दिक्कत आती है, वो आपका ECS का बाउंस का आपको नोटिस भेजा जाता है। जो आपकी ECS बाउंस हो चुकी है उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट से, किसी एडवोकेट के माध्यम से उसका रिप्लाई दिलवाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगली बार। नहीं तो वो सम्मन जारी कर सकता है बैंक, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है। बैंक ने लोन दे रखा है, बैंक को आप जब तक बताएंगे नहीं आपके साथ क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम चल रही है, बैंक को कुछ भी नहीं पता। क्योंकि बैंक को कैसे पता चलेगा, आप लोगों की हालत ख़राब है, बैंक को थोड़ी ना पता आपकी ये दिक्कत प्रॉब्लम बन चुकी है। तो बैंक को सबसे पहले जानकारी दें ताकि आने वाले समय पर आपको ऐसी दिक्कत प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि दिक्कत प्रॉब्लम आ सकती है। ये मत सोचिएगा अगर आपका लोन चल रहा है, बहुत सारे बैंक हैं हमारे पास, तो मैं बता दूं व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे सम्मन वगैरह लोग भेजते हैं, बताते हैं हम लोग उनसे बातचीत करते हैं कि भैया ये सम्मन है, इसके ऊपर आपको कोलकाता जाना होगा, गुजरात जाना होगा, देहरादून जाना होगा, और कहीं कहीं जगहों के आ जाते हैं, पालमपुर तक के भी आपके पास नोटिस आ जाते हैं। तो भैया इस चीज़ में आपको सावधान रहना चाहिए। अगर लोन की किस्त नहीं भरी जा रही तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी एक्सपर्ट का सहारा लीजिए। एक्सपर्ट के माध्यम से आप इनसे आसानी से बाहर निकल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपको सेटलमेंट करनी है तो भाइयों आप लोगों को ये आपको बार बार एक ही जिद करेंगे कि भैया आप एक किस्त भर दो, एक किस्त भर दो, एक किस्त भर दो। अगर आपने इस बीच एक किस्त भी भर दी तो आपका अकाउंट NPA में नहीं जाएगा, आपका अकाउंट रेगुलर हो जाएगा। रेगुलर होने के कारण आपका सिविल में रिपोर्ट जाएगी कि भैया ये बंदा रेगुलर हो रखा है। अगर आपने अब मान के चलो आपने अभी लोन आपको फ्यूचर में चाहिए तो 3 महीने के भीतर एक किस्त या फिर अपनी तरफ से आपको एक लोन नंबर मिलता है। उस लोन नंबर के अंदर आपका मान के चलो आपकी महीने किस्त जाती है 10,000 रुपये और 3 किस्तें जानी है, मतलब कि 3 किस्तें आपने बाउंस करती हैं। अगर आपके अपने अकाउंट को NPA में नहीं डालना तो उसमें से अगर आप लोन अकाउंट नंबर के अंदर भी अगर 5,000 रुपये भी डाल दोगे तो इससे आपका अकाउंट रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एक किस्त भी डालते तो अकाउंट आपका रेगुलर हो जाता है। तो ये मत सोचना कि आपने एक किस्त डाल दी, क्योंकि रिकवरी वाले आपको झूठ बोलते हैं कि आप एक किस्त डाल दो, हम अगले महीने आपकी सेटलमेंट करवा देंगे। तो ये सरासर झूठ है। इस चीज़ में कभी भी आपने ध्यान नहीं देना। अगर आपको सेटलमेंट की तरफ जाना है पहले NPA होने का इंतजार करना होगा, उसके बाद तमाम तरीके से आपके पास नोटिस आएंगे, उसके रिप्लाई होने के बाद ही बैंक सारे के सारे जो क्रियाक्रम है अपनी तरफ से पूरे कर लेगा। उसके बाद ही बैंक आपको सेटलमेंट के प्रावधान देता है। इससे पहले बैंक कभी भी सेटलमेंट के प्रावधान नहीं देता। बहुत से लोग गलती कर देते हैं, अपने मुंह से खुद ही बोल देते हैं सर मेरे को सेटलमेंट करनी है, ये रिकवरी वालों को बोल देते हैं। इस बीच रिकवरी वाले आपको कहते हैं हम लोग सेटलमेंट नहीं करते हैं। लेकिन जब से बैंकिंग शुरू हुई है तब से सेटलमेंट के प्रावधान बैंक को देने पड़ते हैं, क्योंकि उनका अधिकार जो सा है, जैसे कोई व्यक्ति की हालत ख़राब हो चुकी है तो भैया उसके पास पैसा नहीं होगा तो उसको लास्ट में सेटलमेंट ही होगी। इस बीच आपको कोई जेल वगैरह नहीं है, ये मत सोचना कि आपके पास सम्मन आ गया उसमें भी जेल हो जाएगी। इसमें भी आपको सेम डे बेल मिल जाती है। इस चीज़ में आपको घबराने की जरूरत नहीं होती, डरने की जरूरत नहीं होती। बैंक NPA भी बहुत कम करता है आप लोगों की अकाउंट, अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता देता हूँ। 92 डेज़ के बाद भी कई लोग बैंक जो हैं NPA नहीं करता, क्योंकि अधिकतर NPA बढ़ जाने के कारण बैंक, हर एक बैंक शेयर मार्केट में लिस्ट है। जो बैंक शेयर मार्केट में लिस्ट होगा तो भैया अगर उनका NPA डाउन हो गया, किसी बैंक का अगर 20% भी NPA घोषित हो गया, मतलब 100 लोगों ने लोन लिया और 20 लोगों ने उसका लोन नहीं भरा, तो इससे उनका जो शेयर है धड़ाम से नीचे आएगा
और इससे बैंक को नुकसान होगा, तो इसलिए बैंक कहीं है एनपीए भी नहीं डालते। तो इसमें आपको घबराना नहीं है कि आपका एनपीए नहीं होता, आपकी सेटलमेंट नहीं होगी, लेकिन चौथे पाँचवें महीने में आपको सेटलमेंट के ऑफर आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको सेटलमेंट अच्छी रेट पर चाहिए तो भैया राइट ऑफ तक का इंतजार करना। राइट ऑफ होता है भैया 9 महीने में, 9 महीने तक का वेट करना। आपको 9 महीने में बहुत अच्छी सेटलमेंट मिल जाने वाली है, आपको 30% के ऊपर सेटलमेंट मिल जाएगी। तो इसमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। भाइयों वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।